Secretary of India give the challenge to Congress to make such constitution which was supported by all parties. ठीक है, कांग्रेस एक्सेप्टेड द चैलेंज, यही तो हुआ है। ओह नो, 2-3 लाइन नोट कर लीजिए फिर इसको, बैकग्राउंड। At this time, the Secretary of India, Birkenhead, yes, Lord Birkenhead challenged to Congress to make such constitution which was supported by all parties। इसी समय भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह ऐसा संविधान का प्रारूप बनाए जिस पर सभी दलों की सहमति हो। कांग्रेस एक्सेप्टेड द चैलेंज, कांग्रेस ने चुनौती को स्वीकार किया। क्लियर? तो उधर साइमन आयोग का विरोध चल रहा था, सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने विचारों से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत भी इसका विरोध और इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने का प्रयास कर ही रही थी। इसी बीच क्योंकि भारत की शासन पद्धति का डायरेक्शन क्या होगा इसको निर्धारित करने के लिए साइमन आयोग आया था, है ना। साइमन आयोग क्या था? भारत की शासन या गवर्नेंस में अगली जो प्रतिक्रिया है, अगली क्रिया है, वो क्या होगी ब्रिटिश हुकूमत की, या अगला स्टेप क्या होगा, इसको डिसाइड करने के लिए वो आया था। तो अंग्रेजों की ये सोचती यार हम तो इनके बारे में सोच रहे हैं, इनके गवर्नेंस के बारे में सोच रहे हैं, जबरदस्ती हर चीज का विरोध करते चले जा रहे हैं। अब इनका मोटिव वो नहीं समझ पा रहे हैं, या तो समझ के इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी समय फिर बर्केनहेड ने कहा फिर तो आप, चैलेंज होता ना, यहाँ की प्रॉब्लम वो समझ रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम यहाँ की उसी प्रॉब्लम का तो लाभ लेकर के वो अपनी सत्ता स्थापित कर गया। वो प्रॉब्लम क्या है? डिस्प्यूट, आपस का विवाद, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ की। तो उसने कहा एक ऐसा संविधान बनाओ अपने गवर्नेंस के लिए, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप यानी मॉडल तैयार करो जिसपे जितनी पार्टीज है ना सब अपना समर्थन दे दें, सब सपोर्ट करें। क्योंकि तुम अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हो, तो राष्ट्र का मामला है, तो सारे लोग राष्ट्र के नाम पर तो एकजुट हो ही सकते हैं। और प्रारूप मॉडल ऐसा होना चाहिए कि फिर सबके हितों का ध्यान भी रखो आप। मुस्लिम्स का क्या है, सिखों का क्या है, दलित का क्या है, हिंदू का क्या है, और भी जितने माइनॉरिटीज हैं उनका क्या होगा, ये सबका जो हित है, सबका जो वेलफेयर है, उसको भी ध्यान में रख करके आप तैयार करो। तो उसको पता ही ऐसा मुद्दा है कि सबके अपने सेपरेट इश्यूज हैं, तो यूनिटी बन ही नहीं सकती। उसने कहा मेरा चैलेंज है, आप ऐसा करके दिखा दो, जो कहोगे मैं आपको आपका शासन वापस कर दूंगा, मैं भाग जाऊंगा यहां से, अब करके तो दिखाओ। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 10 मई 1928 को सभी दलों की एक बैठक बुलाई गई
बॉम्बे में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। 10 मई 1928, 10 मई 1928 को देयर कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल पार्टीज एट बॉम्बे इन लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अंसारी, और एक समिति बनाई गई मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में, और एक समिति एंड देयर अपॉइंटेड ए कमेटी विद 8 मेंबर्स, और 8 सदस्यीय एक समिति बनाई गई, और 8 सदस्यीय एक समिति बनाई गई मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक समिति बनाई गई, एंड देयर अपॉइंटेड ए कमेटी विद 8 मेंबर्स इन चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एंड एमएल नेहरू प्रेजेंटेड ए रिपोर्ट, और मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रेजेंटेड हिज रिपोर्ट विच इज नोन एज बाय द नेम ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक हेडिंग डालिए, नेहरू रिपोर्ट। क्लियर हो गया ना? नेहरू रिपोर्ट क्या है? सभी दलों की मीटिंग के बाद एक कमेटी बनाई गई, कमेटी में फिर नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, तो जो नेहरू बताएंगे ना कि संविधान का प्रारूप क्या होगा, इस प्रकार से संविधान, या संविधान में क्या क्या होना चाहिए, और प्रारंभिक रूप से सारे दलों ने कहा चलो ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट आ गई। अब नेहरू रिपोर्ट पर सभी दलों की बैठक होनी है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में सभी लोगों के हितों को ध्यान में रख करके आर्टिकल्स तय किए गए हैं, क्लास तय किए गए हैं, सिखों का क्या होगा, मुस्लिम्स का क्या होगा, हिंदू का क्या होगा, जैन का क्या होगा, बौद्ध का क्या होगा, दलित का क्या होगा, ये सारे एंड अदर क्लासेस। तो नेहरू रिपोर्ट पर फिर विचार विमर्श आगे किया जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट, एक हेडिंग डालिए। ये नेहरू रिपोर्ट जिसके नाम पर है वो मोतीलाल नेहरू है। पहली चीज तो ये ध्यान रहे, वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है। ये सब प्री के मुद्दे हैं जो मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन यही है ना कि नेहरू रिपोर्ट, अब पता नहीं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई रिपोर्ट है मोतीलाल, तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। डेट, जितनी घटनाएं आएंगी सबकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है, मतलब जितनी घटनाएं सब में से एक सीरीज के लिए, सीक्वेंस के लिए क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्रम व्यवस्था लगाने के लिए। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट। 1928 नेहरू रिपोर्ट, सदस्यों की संख्या 8, द नंबर ऑफ द मेंबर्स 8, और अध्यक्ष आप पहले भी जानते हैं, फिर लिख लीजिए ML नेहरू। ठीक है, अगली लाइन में, नेहरू रिपोर्ट पर विचार के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक प्रारंभिक रूप से तो सफल रही। ठीक है, द मीटिंग्स had been called for discussing on Nehru report, becomes success basically, प्रारंभिक रूप से सफल रही। ठीक है, but in the meeting of all party on 22 दिसंबर 1928 एट कलकत्ता, लेकिन जब 22 दिसंबर 1928 को कलकत्ता सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बट द मीटिंग ऑफ ऑल पार्टी on 22 December 1928 was called, ठीक है, which was led by डॉक्टर अंसारी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, which was led by डॉक्टर अंसारी। तभी सांप्रदायिकता ने अपना रंग दिखाया। द कम्युनिज्म शोड डिस्प्यूट इन दिस मीटिंग।
तो कलकत्ता मीटिंग विच वाज लेड बाय डॉक्टर अंसारी ऑन 22 दिसंबर 1928, द कम्युनिज्म शोड डिस्प्यूट, सांप्रदायिकता ने अपना रंग दिखाया। शोड देयर कलर भी लिख सकते हो, बट यहाँ कलर वो दूसरा हो जाएगा, तो शोड देयर कम्युनिज्म मेंटालिटी ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिज्म मेंटालिटी, अपनी सांप्रदायिक मानसिकता को प्रदर्शित किया। चलिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख became disagree on the issue of dominion state, became disagree on the issue of dominion state। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर असहमत हो गए। मतलब नेहरू रिपोर्ट में पहली चीज तो पूर्ण स्वराज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया था। अंग्रेजों से पहली चीज तो ये किया गया था कि संविधान होगा, लेकिन संविधान का प्रारूप जो भी अलग मुद्दा है, लेकिन वो संविधान कार्य कैसे करेगा? ब्रिटिश हुकूमत के अधीन एक डोमिनियन स्टेट के रूप में काम करेगा। नहीं, भारत एक डोमिनियन स्टेट के रूप में रहेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में इंडिया नहीं रहेगा। यही नेहरू रिपोर्ट का, तो यही मुद्दा पर्याप्त था डिस्प्यूट के लिए। ये लोग जो आलोचना की, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। इन लोगों का कहना था यार, जब आप संविधान रख ही रहे हो, हालांकि ठीक कहना था, जब आप संविधान रख ही रहे हो और लोग सहमत ही हो रहे हैं, और उसने कहा है कि मैं जो कहोगे करूंगा, स्वतंत्रता दे दूंगा, तो फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करो ना, फिर डोमिनियन स्टेट क्यों? तो मोतीलाल नेहरू, अब चूंकि गांधी जी की प्रेरणा है यहाँ पर, गांधी जी तो है नहीं बट प्रेरणा तो है, तो ये लोग की सोच ये है कि भारत को स्वतंत्रता ठीक है, बट अभी उतना स्वतंत्र ना किया जाए जितने में ये अपने आप को खराब कर ले, क्योंकि अत्यधिक स्वतंत्रता का क्या परिणाम होता है? अत्यधिक स्वतंत्रता इसको कहते हैं डिजास्टर को जन्म देती है। एक प्रकार का डिजास्टर, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, डिजास्टर प्रलय को जन्म देती है, नुकसान, मतलब एकदम समाप्त। तो ठीक है, इनका भी कहना ठीक है, लेकिन ये लोग जो विरोध करें, इनका मानना है कि यार बात तो सही है, बट क्या ये लोग जो अभी तय करें बाद में मान जाएंगे डोमिनियन? जब हम मान लो स्वतंत्र होने के लिए तैयार ही हो गए, कंट्री जो है प्रिपेयर्ड हो गई फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसके बाद क्या वो चले जाएंगे और डोमिनियन स्टेट की स्थिति खत्म हो जाएगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे? अभी तो मौका है, बाद में मौका हो सकता ना मिले। तो इस आधार पर इन लोगों ने विरोध भी किया। तो मेन जो पार्टीज है उसमें विरोध का कारण कौन सा इशू है? डोमिनियन स्टेट्स। तो डोमिनियन स्टेट एक बड़ा मुद्दा है नेहरू रिपोर्ट का। ये इसी बहाने मैंने इसको यहाँ मेंशन किया ताकि अलग से उसके क्लॉज लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसको आप पढ़ भी लीजिए, दो अलग है। मेन डोमिनियन स्टेट है इसका, इस मुद्दे पर अलग हो गए, ठीक है। और अच्छा, इसी समय नोट कीजिए, एक पार्टी बनी है, एक संघ बना है, सभा। एट दिस टाइम सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, एट दिस टाइम सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू एस्टैब्लिश्ड ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इसी अभी अलग सेपरेट पूछा जाता है इसलिए डाला गया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, संपूर्ण भारत स्वतंत्रता सभा। अब इससे आप समझ लीजिए कि लोग वहां विरोध करके क्या किए हैं, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन से संदेश दे दिए हैं कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के फॉलोअर हैं, उससे नीचे, ठीक है। अब नेहरू चाहे सुभाष जी, भी लोग डायरेक्ट विरोध तो कर नहीं सकते, क्योंकि एमएल नेहरू तो उनके अब पिताजी हैं, और सुभाष जी का भी लगाव है कांग्रेस से, कांग्रेस के एक अच्छे और बड़े नेता हैं, उनकी भी लोग सुनते हैं, उनका भी अपना एक सम्मान है। तो
तुरंत वो भी रिस्पेक्ट रखते हैं, चलो यार डायरेक्ट, जैसे मुस्लिम लीग खड़ी हो गई जिस नेचर के साथ, उस नेचर के साथ तो हम नहीं खड़े हो सकते ना, कांग्रेस के खिलाफ या एमएल नेहरू के खिलाफ। तो इन्होंने अलग तरीके से अपना बात किया। पैराग्राफ चित्त मेन इसमें जो मुद्दा है वो मोहम्मद अली जिन्ना का है, मुस्लिम लीग का है। तो नेहरू रिपोर्ट जब इस तरीके से फ्लॉप हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, 14 सूत्रीय कार्यक्रम तय किया। उन्होंने कहा नेहरू रिपोर्ट हटाओ, मेरी रिपोर्ट लो। उस रिपोर्ट का नाम है 14 फार्मूलाज रिपोर्ट, 14 सूत्र प्रोग्राम, 14 सूत्रीय कार्यक्रम। तो नोट कर लीजिए इस चीज को। मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड द डिमांड ऑफ 14 फार्मूला प्रोग्राम, प्रेजेंटेड द डिमांड ऑफ 14 फार्मूला प्रोग्राम। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम की मांग की, मांग प्रस्तुत की, 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट दी नेहरू रिपोर्ट के समानांतर, उसमें 14 क्लास है। अब इसको 14 को आपको हर जगह मिल जाएगा, पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, हालांकि बहुत अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। मैं ऊपर की चीज बताऊं, हर मुद्दे पर, चाहे वो सरकार का मुद्दा हो, सरकार बनाने का मुद्दा हो, चाहे मंत्रिमंडल का मुद्दा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का मुद्दा हो, जातिगत प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मामला हो, सब मामले में इन्होंने मुस्लिम्स को ही मेन बना दिया। हर मामले में मुस्लिम का ही लीडरशिप रहेगा, हिंदू भी रहेंगे बट उनके अंदर ही रहेंगे, अन्य भी रहेंगे बट उनके अंदर, सब कुछ सरकार भी मुस्लिम की, सारी प्रावधान, वरीयता जिसको कहते हैं, प्रियोरिटी अगर किसी को मिला है तो मुस्लिम्स को मिला है। 14 सूत्रीय कार्यक्रम, तो इसको तो वैसे ही फ्लॉप हो जाना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। Which was, अब एक लाइन केवल मेंशन कर लीजिए इनके बारे में, which was completely based on the communism, जो पूर्णतया सांप्रदायिकता पर आधारित था। इसमें डेट लिखिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम का, मार्च 1929। बस इसी से केवल मतलब है कि 14 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया, मार्च 1929 में आया, ठीक। अभी गांधी जी का कोई रोल नहीं, अभी तक साइलेंट है, कहीं देख नहीं रहे, कहीं दिखे। अब गांधी जी प्रकट होंगे, अगली लाइन में गांधी जी को आप लाइए, ठीक है। गांधी जी रिप्रेजेंटेड हिज 11 फार्मूला प्लान, वो 14 सूत्र दे दिए, वो नेहरू रिपोर्ट दे दिए, सब पर विवाद हो गया, कोई सफल हुआ नहीं। इसके बाद क्या किया गांधी जी ने, क्या दिया, गांधी जी रिप्रेजेंटेड द 11 फार्मूला प्लान। गांधी जी ने 11 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की, प्रेजेंटेड नॉट रिप्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड 11 फार्मूला प्लान। गांधी जी ने 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया, क्लियर। बाय द मीडियम ऑफ हिज पेपर यंग इंडिया, अपने यंग इंडिया के माध्यम से, उनका एक न्यूज़पेपर था ना यंग इंडिया, उसी के माध्यम से उन्होंने 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ऑन 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, बाय द मीडियम ऑफ हिज पेपर, न्यूज पेपर यंग इंडिया, ठीक है, लिख लिया, ओके। और साथ ही साथ गांधी जी ने यह भी कहा, ब्रिटिश सरकार द्वारा ना ध्यान देने की दिशा में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। नोट कीजिए, इन द कंडीशन ऑफ नो केयर ऑफ ब्रिटिशर्स, इन द कंडीशन ऑफ नो केयर ऑफ ब्रिटिशर्स टू दैट प्रोग्राम या प्लान, इस प्लान पर अंग्रेजों द्वारा ध्यान ना दिए जाने के कारण या दशा में, इन द की दशा में या कारण, दोनों लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गांधी जी कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ कांग्रेस एट साबरमती होम, गांधी जी कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ कांग्रेस एट साबरमती होम ऑन 14 फरवरी 1930। गांधी जी 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई, कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई, कांग्रेस कार्य समिति वर्किंग कमेटी की।
and decided to make run the civil disobedience movement and decided to make run the civil disobedience movement. और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण या दशा में गांधी जी ने 14 जनवरी 1930 को साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया एंड डिसाइडेड टू मेक रन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? टर्मोलॉजी क्लियर हो रही है ना? एक के बाद एक कैसे आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्लियर हो रहा है। नेहरू रिपोर्ट आई, फिर सहमति बनी नहीं। नेहरू रिपोर्ट क्यों आई? क्योंकि चैलेंज मिला था, सारे लोग एकजुट हो जाओ। फिर जिन्ना ने अपनी भड़ास निकाली, सांप्रदायिकता से युक्त थी, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं। फिर गांधी जी निकल के आए कि फिर ऐसे डिस्प्यूट की दशा में गांधी जी मैनेज कराते हैं, तो भी मैनेज कैसे होना गांधी जी को पता है, इसीलिए तो बड़े नेता हैं। गांधी जी ने 11 फार्मूलाज पेश किया और साथ ही ये कहा था कि अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। सरकार ने वास्तव में ध्यान दिया नहीं, क्योंकि गांधी जी को पता सरकार वैसे भी ध्यान देती नहीं हम लोगों की बातों पर। तो फिर गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग बुलाई। कहाँ बुलाई? साबरमती। यही सब प्रश्न है, ठीक है, कि 11 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए कांग्रेस की मीटिंग कहाँ बुलाई? साबरमती आश्रम में बुलाई 14 फरवरी 1930 को, और फिर डिसाइडेड टू मेक दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जो असहयोग के बाद का मूवमेंट है गांधी जी का। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसके बीच की जो कंडीशन है, दशा है, वो क्लियर है ना? सविनय अवज्ञा फ्लॉप हुआ चौरी चौरा पर, ठीक है, सॉरी असहयोग तो एक क्रांतिकारी आंदोलन असंतुष्ट लोगों के द्वारा चलाया गया, जो अनसेटिस्फाइड थे, उनका आपने पढ़ा। कांग्रेस की प्रतिक्रिया या आगे की जो नेक्स्ट एक्शन क्या था? स्वराज पार्टी के रूप में अलग हो गए, वो विधानसभा में पार्टिसिपेट, पहले तो कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, बाद में कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर दिया उनके पार्टिसिपेशन को विधानसभा में। फिर चुनाव हुए, तो जब चुनाव हुए तो स्वराज पार्टी को पूरी लगभग बड़ी सफलता मिली। बाद में गांधी दास पैक्ट हुआ। गांधी दास पैक्ट ने क्या किया? एक कर दिया, किसको? स्वराज को और कांग्रेस को। और इसके बाद दोनों फिर मिलकर के आगे बढ़े। फिर तब तक साइमन आयोग आ गया, फिर ये सारे मुद्दा आपने पढ़े। ये ऐसे बीच में टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर है ना? सीक्वेंस क्यों नहीं आ रहा है कि जा रहा है? पकड़ में आ रहा है? तो थोड़ा सा इसको एक दो बार पढ़ेंगे भी तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 2 बार चला गया, इसलिए फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये हेडिंग डालिए। और कब से कब तक चला है? 1930 से 31। 1930 to 31। नाइनटीन 30 to 31, 1930 से 1931। गांधी जी ने यह आंदोलन अपने प्रसिद्ध डांडी यात्रा से शुरुआत की। गांधी जी ने यह आंदोलन प्रसिद्ध डांडी मार्च से शुरुआत की। गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट फ्रॉम द फेमस डांडी मार्च डांडी मार्च। तो एक हेडिंग डालिए, डांडी मार्च कब से कब तक, कैसे? तो डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930।
12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ये दांडी मार्च। फ्रॉम कहां से? साबरमती आश्रम, है ना, टू दांडी। दांडी कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट नवसारी, गुजरात। साबरमती कहाँ है? ये सबको पता है। कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। ये पूछा जा चुका है कि दांडी, दांडी पूछा जा चुका है कि कहाँ है। तो वो नवसारी जिला गुजरात में, एक नवसारी जिला वहां पर है, उस जिले में। तो ये यहाँ से यहाँ तक की एक यात्रा थी जिसको दांडी मार्च कहा गया। किस लिए था? फॉर, उद्देश्य क्या था इसका? नमक कानून तोड़ना, ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए। फॉर पूरी लाइन लिख, गांधी जी डिसोबेड द साल्ट लॉ, disobeyed the salt law by making the illegal salt at Dandi। साल्ट लॉ, मुद्दा साल्ट का है,